नमस्कार, मैं अजय कुमार। जोशीमठ के 700 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। जानकारों का कहना है कि यह लगातार बढ़ती चली जाएंगी। अगले हफ्ते यह संख्या 2000 से ज्यादा हो जाएगी। मकान, खेत, सड़क, हर जगह पड़ रही दरारें गहरी और चौड़ी होती जाएंगी। बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जोशीमठ के लोगों को बचाने का उपाय यही है कि लोगों को जोशीमठ से बाहर निकाला जाए, नहीं तो अचानक एक दिन ऐसा होगा कि कोई बिल्डिंग धंसेगी और खबर छपेगी कि 500 लोग मर गए। एक तरह से समझिए तो जोशीमठ बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। सरकार ने फैसला लिया है कि वहां के सभी बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाएं, मगर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत यह है कि अब भी कामकाज जारी है। दरअसल बात यह है कि जोशीमठ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है। इसके तहत सड़कों का जाल बिछाकर जोशीमठ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ जैसे जितने भी तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल हैं, उन्हें जोड़ने की बात की गई थी। चूंकि इनकी मौजूदगी चीन सीमा के नजदीक है, इसलिए सरकार का तर्क यह भी है कि सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी है। पर्यावरण कार्यकर्ता कह रहे थे कि सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह चौड़ाई 10 मीटर होनी चाहिए। 10 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसका कामकाज अब भी जारी है। पहाड़ों में ड्रिलिंग हो रही है, सरिया डाला जा रहा है। भूगर्भ विज्ञानी एसपी सती कहते हैं कि पता नहीं यह काम कैसे चल रहा है। इस रीजन में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारे काम बंद कर देने चाहिए, नहीं तो यह बहुत खतरनाक साबित होगा। इस योजना से जुड़ा एक और तथ्य जानिए। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्रीन दून एनजीओ ने याचिका डाली थी। कहा था कि इस प्रोजेक्ट से 10 पनबिजली प्रोजेक्ट के बराबर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। सरकार ने रहवासियों के लिए 1.5 लाख रुपए मुआवजा देना तय किया है। यह हफ्ते भर बाद सर्वे पूरा होने पर सरकार बताएगी। हाल फिलहाल अभी किसी भी घर को तोड़ने का फैसला नहीं किया गया है। घरों पर लाल निशान लगाकर उन्हें खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। 5-6 मंजिला इमारतों के तौर पर मौजूद 2 होटलों को तोड़ने का फैसला किया गया है। होटलों के मालिक अपने परिवारजनों और आसपास के लोगों के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर होटल बनाया है। सरकार पहले उचित मुआवजा तय करे, उसके बाद हमें हटाए। सरकार हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि होटल वाले गलत विरोध कर रहे हैं, मगर इसके साथ यह भी सोचिए कि जब साल 1976 में ही मिश्रा कमेटी ने कह दिया था कि जोशीमठ में किसी भी तरह का बड़ा निर्माण काम नहीं होगा, तो यह बड़े बड़े ढांचे सरकार ने बनने क्यों दिए? क्या केवल होटल वाले दोषी हैं या प्रशासनिक अमला भी इसके लिए दोषी है? स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि प्रशासनिक अमले को पैसा खिलाइए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। समय की मांग है कि होटल गिरा दिया जाए। यह बात तो ठीक लगती है, मगर प्रशासनिक गुनाहों का क्या? क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? मिश्रा कमेटी ने साल 1976 में ही कहा था कि जोशीमठ के आसपास का इलाका ग्लेशियर पिघलने के बाद बचे पहाड़ और मिट्टी पर बसा हुआ शहर है। जमीन असंतुलित है, स्थायी नहीं है, बहुत ज्यादा बोझ नहीं सहन कर सकती है, इसलिए बड़े निर्माण नहीं होने चाहिए। ब्लास्टिंग करके पहाड़ों का तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, खूब पेड़ लगने चाहिए। लेकिन यह नहीं हुआ। यहां पर तकरीबन 40 से 50 हजार लोग बस चुके हैं। यह इसके भूगोल के हिसाब से, इसके धारण क्षमता के हिसाब से बहुत ज्यादा है। यह सब कैसे हुआ? क्या यह सब प्रशासन की अनदेखी की वजह से नहीं हुआ है? अब एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना को ही देख लीजिए। इसके अंतर्गत 12 किलोमीटर लंबी सुरंग से नदी का पानी पनबिजली स्टेशन तक पहुंचेगा। उससे टरबाइन चलेगी और बिजली पैदा होगा। लोगों का दावा है कि जोशीमठ के जमीन धंसने के पीछे एक बड़ा कारण यह परियोजना है। साल 2005 में यह शुरू हुई, तब से ब्लास्टिंग हो रही है। साल 2009 में अचानक ऐसा हुआ कि पहाड़ों के नीचे से 500 से 600 प्रति सेकंड लीटर के हिसाब से पानी बहने लगा। वैज्ञानिकों ने पता लगाकर बताया कि इस परियोजना के लिए जो सुरंग बनाई जा रही है, उसके लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि इस बोरिंग मशीन की वजह से पहाड़ के नीचे मौजूद कोई जलस्रोत यानी कि एक्वाइफर फट गया हो, इसलिए पानी रीस कर बाहर आ रहा है। बिना पानी जोशीमठ के नीचे की जमीन सिकुड़ रही है, इसलिए धंस रही है। मतलब चेतावनी पर चेतावनी मिल रही थी, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को रोका नहीं गया। मगर एनटीपीसी इसे मानने को तैयार नहीं है। एनटीपीसी का कहना है कि उसे लोगों के साथ सहानुभूति और हमदर्दी है, मगर सुरंग शहर के नीचे से नहीं निकल रही है, किसी तरह की ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है।
भूगर्भ विज्ञानी एसपी सती कहते हैं कि कंपनी इससे कैसे इनकार कर सकती है कि वह ब्लास्टिंग नहीं कर रही है। ब्लास्टिंग होने का मतलब है कि जोशीमठ को बर्बादी के मुहाने पर धकेला जा रहा है। यह सब काम लगातार हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर जोशीमठ अवश्यंभावी त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है तो इसके लिए सरकार सबसे ज्यादा दोषी है। उसके पास समझ बूझकर फैसला लेने की अथॉरिटी थी, प्रकृति के साथ लोगों का सम्मानजनक रिश्ता बनाने का लगाम था, मगर सरकार ने सरकार की भूमिका नहीं निभाई। जोशीमठ और आसपास के इलाके क्यों धंस रहे हैं, इस पर बड़े विस्तार से बात की जा चुकी है, जिसे आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। हिमालय के निचले हिस्से में बसी जोशीमठ जैसे तमाम शहरों के बारे में बताते हुए डाउन टू अर्थ की संपादक सुनीता नारायण लिखती हैं कि तथ्य यह है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां दुनिया की सबसे नौजवान पर्वत श्रेणियां हैं। ढलान और हिमोड़ संतुलित नहीं है, इसलिए भूस्खलन और अपरदन होता रहता है। चूंकि पहाड़ अब भी बन रहे हैं, इसलिए इलाका भूकंप के लिहाज से सबसे अधिक गंभीर इलाका है। इसके साथ जलवायु परिवर्तन की घटनाएं जोड़ लीजिए तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर मानव जीवन प्रकृति के साथ ढंग से रिश्ता ना बनाए तो उसकी तबाही निश्चित है। अब पनबिजली परियोजनाओं को ही देख लीजिए। हिमालय के निचले हिस्से में बहने वाली नदियों के पानी से टरबाइन चलाकर बिजली उत्पादन करना कागज पर तो ठीक लगता है, मगर पहाड़ों के लिए यह अभिशाप बन जाता है। इंजीनियरों का सुझाव होता है कि वह नदी के पानी के बहाव की दिशा बदलकर टनल के सहारे वैसी जगह पर ले जाएंगे जहां से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाए। यह हिमालय के भंगूर पहाड़ों को चीरने की तरह है। पहाड़ों को चीरने का मतलब है वहां की जो भी बसावट है उसे बर्बाद करना। साल 2013 तक का आंकड़ा कहता है कि हिमालय के इलाके में प्रस्तावित और संचालित कुल मिलाकर 292 पनबिजली परियोजनाएं चल रही थीं। हर 10 किलोमीटर पर एक पनबिजली परियोजना। अब आप खुद सोचकर देखिए कि यह कितने बड़े संकट को आमंत्रित कर रही थी। जून 2013 को भयंकर बाढ़ आई। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का कहना है कि इस बार तकरीबन 30,000 लोगों की मौत हुई। 29 छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हुए। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब किसी भी तरह के नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पनबिजली परियोजनाओं की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। इसकी वजह से ब्लास्टिंग होती है, माइनिंग होती है, डैम बनाए जाते हैं, वनों को काटा जाता है, टनल बनाई जाती है। यह सब मिलकर के हिमालय के निचले इलाके, खासकर उत्तराखंड को आपदा लायक इलाके की तरफ धकेल रहे हैं। डाउन टू अर्थ ने 2015 के बाद से राज्य में आई आपदाओं, गांव का विस्थापन और जल विद्युत परियोजना का विश्लेषण किया तो पाया कि जिन जिलों में परियोजनाएं अधिक हैं वहीं पर आपदाएं भी ज्यादा आ रही हैं और गांव का विस्थापन भी वहीं पे सबसे ज्यादा हुआ है। उत्तराखंड में जितने गांव का पुनर्वास किया जाना है उनमें से 65% गांव पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के जिले में पड़ते हैं। इन्हीं 3 जिलों में 60% पनबिजली परियोजनाएं हैं और साल 2015 के बाद से यहीं पे सबसे ज्यादा आपदाएं आई हैं। अब चूंकि जोशीमठ और आसपास के इलाके के लोगों को शहर खाली करने के लिए कहा जा रहा है, पुनर्वास की बात की जा रही है, तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि यहाँ पर पुनर्वास की क्या हकीकत है। उत्तराखंड सरकार की आपदा और पुनर्वास विभाग ने साल 2011 में पुनर्वास नीति की घोषणा की थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पुनर्वास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह, नैनीताल मिलाकर जितने भी जिले हैं वहां पर 406 गांव को संवेदनशील घोषित किया जा चुका था और इनमें से केवल 39 गांव का पुनर्वास हुआ है। और पुनर्वास की हकीकत भी यह है कि जितना मुआवजा तय हुआ, मुआवजा भी कम था और मुआवजा भी नहीं मिला और जिन गांवों में पुनर्वास किया गया वह गांव भी सुरक्षित नहीं थे। पुनर्वास नीति से जुड़ी ज्यादातर बातें जमीन पर नहीं उतरी हैं। चूंकि उत्तराखंड राज्य का भूगोल इंडस्ट्री लगाने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है। उद्योग के तौर पर देखा जाए तो पर्यटन उद्योग विकसित हुआ है। जब यह राज्य बना था तो यहाँ के लोगों का कहना था कि पर्यटन और पनबिजली परियोजनाएं राज्य के राजस्व की सबसे बड़ी जरिया बनेंगी। लेकिन यह सब तभी संभव है जब सब कुछ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर किया जाए। प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा तालमेल बिगड़ चुका है। पनबिजली परियोजनाएं मारक बन चुकी हैं। साल 2000 में 8,000 किलोमीटर सड़कें थीं, यह बढ़कर 40,000 किलोमीटर के आसपास हो गई हैं। उत्तराखंड राज्य में सड़कों, घर, बिजली, पानी सबकी जरूरत है, मगर जरूरी शर्त यह है कि यहाँ की प्रकृति और भौगोलिक दशाएं तय करेंगी कि सड़कें कैसी हों, घर कैसे हों, ऊर्जा की जरूरतें कैसे पूरी की जाएं। प्रकृति को अलग करके सोचने का नतीजा यह हुआ है कि जोशीमठ अवश्यंभावी त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है।
समूचा हिमालय अपनी तरफ अनेक त्रासदियों को बुला रहा है। कई सारी बसावट अपनी मौत की तरफ बढ़ रही हैं। शुक्रिया।